Russell section, please settle down with the Shabash. All of you should have the assignment on the friction. Today, our first job will be to understand the concept of friction. Then, if time will allow us, we will practice the questions from assignment. Otherwise, questionnaire will be discussed in the next class. Shabash. Tolstoy students, please settle down. Well, bete, in case my voice is crystal clear, I am clearly audible in your class, please wave your hand like this. That will be of feedback to me that I am clearly audible in your class. Shabash, please wave your hand. Plato students have waved the hand, not waved by Russell. No one is waving the hand. That will be an indication that I am clearly audible. Can anybody in the class of Russell wave the hand in case I am clearly audible? इसका मतलब रसल में मैं नहीं सुनाई दे रही मेरी आवाज. Tolstoy, if I am clearly audible, please wave your hand. Tolstoy, okay. तो रसल स्टूडेंट्स आई एम नॉट एबल टू. तो बच्चे रसल वाला क्लास लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं? बता दीजिए. अगर मैं आपको क्लियरली ऑडिबल नहीं हूं तो बताओ. रसल, एम आई ऑडिबल? क्या बच्चे इतना भी नहीं बता पा रहे टीचर को क्या ऑडिबल. No one has responded me from Russell class. I am asking 7th time that whether I am audible or not in the Russell section. Okay भाई, तो मैं रसल का ऑफ करने लगा हूँ. I don't want to teach you. जब आप इतना ही रेस्पॉन्स नहीं दे सकते. Kalmar, am I audible bete? Am I audible? Kalmar, please wave your hand if I am audible. Okay. Well, the topic is friction. Fine. उसकी प्रोवाइड करो फुल साइज को. ये बाउंड्री पे हटाओ ना, फिर लिखा नहीं जाता. तरीके से कर जो एक सिंपल मतलब 100% वाला नहीं होता जो कैसे सिंपल करना है. इससे होता है फुल साइज. Okay, so dear students, just see the figure बच्चे. Just see the figure. We are going to discuss the topic. What? Friction. First of all, you all should be familiar with another term, frictional force. Frictional force. Remember, when I say friction or frictional force, the meaning is 100% same. Friction is frictional force, one and the same thing. Another thing, as it is the force, so always remember its SI unit is Newton. SI unit.
Newton. It is denoted by capital N letter. Always remember capital N letter. So in case I ask in the paper, what is the international unit for friction? So you should say Newton. वाल्टर टीचर, आई विल रिक्वेस्ट, अभी तक आपके क्लास में बच्चे रोमिंग कर रहे हैं, वाल्टर टीचर प्लीज बच्चों को सेटल डाउन कीजिए. Second thing, now you see here it has been shown a box. दिख रहा है बच्चे आपको? तो इस बॉक्स को हम उस तरफ पुल कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिखा पी. पी से क्या मतलब? पुलिंग. ओके बच्चे, तो पुलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? ये ऑरेंज कलर वाला फोर्स दिखा रखा है, इसका मतलब है अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स. और एक टीचर ने W दिखा रखा. W भी एक फोर्स है. एक्चुअली इसको W के साथ छोटा सा T भी डालते हैं. ये होता है वेट. वेट. ओके. और ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. और अगर आपसे पूछे इसकी डायरेक्शन किधर को होती है, दिस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ. टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ. ओके बेटे. अब अनदर थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं इस बॉक्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर है, कौन सी चीज पूछ रहा है टीचर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. आप बोलोगे सर बॉक्स के वो सारे पॉइंट जो जमीन के साथ टच कर रहे हैं उसको आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलोगे. यानी जो मैंने डॉटेड्स दिखाए, डॉटेड करके, दीज आर ऑल व्हाट? पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉक्स. कौन सा बॉक्स? जो नीचे ग्राउंड पे रखा हुआ. ग्राउंड कौन सा? ये ग्राउंड हो गया. ठीक है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉक्स किसके साथ कांटेक्ट में? इन कांटेक्ट विद ग्राउंड. अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप आसानी से आंसर दे दोगे. इस पुलिंग फोर्स के द्वारा जब इस बॉक्स की मूवमेंट नोट करी जाए तो किधर को होएगी? आप कहोगे सर बॉक्स उधर जाएगा. बॉक्स ये होएगी आपकी मूवमेंट ऑफ बॉक्स की डायरेक्शन. ओके. फिर मैं आपसे पूछूं बेटे इस बॉक्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो किधर को मूव करेंगे? सर जब हम उधर को खींच रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी उधर ही जाएंगे. यानी ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उधर जा रहे हैं. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब सबसे खास बात याद रखना, सबसे खास बात बोलने लगे हैं टीचर, बी अटेंटिव. जिस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन लेनी है. तो इसका मतलब बच्चा कहेगा सर इस बॉक्स के ऊपर अगर मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स दिखाने हैं तो शुड आई शो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन? यस. दिस स्मॉल एफ रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्स. और इसके बारे में टीचर ने सबसे खास बात क्या बताई? सबसे खास बात फिर से सुन लो. जो हमारी बॉडी स्लाइड कर रही है या स्लिप कर रही है जैसे कि ये बॉक्स, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिधर को जाएंगे या जाने की कोशिश करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स होता है. तो बच्चा कहेगा सर डू यू मीन, आपका सबसे कीमती सेंटेंस ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन ए डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन opposite to motion of point of contact. motion of point of contact. points of contact लिखना चाहिए. ओके.
एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट बात, किसी बच्चे ने ध्यान से सुना हो तो मैंने बोला था जिधर को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाएंगे या जाने की कोशिश करेंगे, कोशिश भी, एक्चुअल में चाहे ना भी जाए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए ये पुलिंग फोर्स इतना ज्यादा नहीं है, ऑरेंज कलर वाला अप्लाइड फोर्स इतना ज्यादा नहीं है कि बॉक्स मूव कर पाए, पर अप्लाइड फोर्स लगाया जा रहा है, पुलिंग कर रहे हैं। अगर बॉक्स ना भी मूव करे और अप्लाइड फोर्स हो, तब भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है और उसकी डायरेक्शन इधर को है। यानी जब तक ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा, अप्लाइड फोर्स लग रहा है, तब तक हम कहेंगे ये बॉक्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट राइट साइड में जाने की डायरेक्शन कोशिश कर रहे हैं, कोशिश। जब ये बॉक्स एक्चुअल में मूव कर जाए, तब हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल में मूव कर रहे हैं राइट साइड को। चाहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल में मूव करें, चाहे जाने की कोशिश करें, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट होगा। इसके किसके? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा हमेशा। ये पक्का रूल है। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन? वेरी सिंपल। जिधर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल में जाए या जाने की कोशिश करें, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हो। एक इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस अप्लाइड फोर्स को हम जीरो कर दें, योर अटेंशन, मान लीजिए इस बॉक्स को खींचना छोड़ दे, और ना ही इसको धक्का मारे, ना ही खींचे ना ही धक्का मारे, तो अप्लाइड फोर्स जीरो हो गया, ऑरेंज वाला। जैसे अप्लाइड फोर्स जीरो होता है, वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाता है। याद रखना, जैसे ही अप्लाइड फोर्स, इफ अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ इज मेड टू 0 न्यूटन, देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज बिकम्स 0 न्यूटन। और फ्रिक्शन की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। क्या बोल रहे हैं टीचर? सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। जितना जितना अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाएंगे ऑरेंज वाला, उतना उतना फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा। जितना अप्लाइड फोर्स ज्यादा, जितना अप्लाइड फोर्स ज्यादा, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर इन दोनों सरफेसिस के बीच में कांटेक्ट कायम रहेगा, तो ही फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी। इस बॉक्स को मैं जमीन से जरा सा ऊपर उठा दूं, बीच में एयर गैप आ जाए बॉक्स और सरफेस के नीचे, तो कांटेक्ट खत्म होते ही फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो जाता है। ओके, इसका मतलब याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कॉन्टैक्ट्स का होना, कॉन्टैक्ट मैंने टच, कॉन्टैक्ट्स आर मस्ट, इनका प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे ही कांटेक्ट खत्म हो जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो जाएगी। देखो इसीलिए टीचर ने क्या लिखा, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले whenever the surface is contact tend to move, कोशिश करते हैं, or actually move with respect to each other. It is not limited to solids, it is universally across other states of matter, solid, liquid, gases. गैसेस में भी फ्रिक्शन पाई जाएगी, सॉलिड्स में भी पाई जाएगी, और लिक्विड्स में भी पाई जाएगी। एक बात जरूरी है, अगर कांटेक्ट खत्म हो गया, देखो ध्यान से लेकर, अगर कांटेक्ट खत्म हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो आ जाएगी। जितने बच्चों को ये सारी बातें समझ आ गई हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, गिव द फीडबैक। शाबाश, जिनको ये बातें समझ आ गई हैं बेटे। वाल्टर, एक ही क्लास मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रही थी, देखो अब वाल्टर के बच्चों को सुनना चाहिए। सिर्फ आपकी क्लास के बच्चों के हाथ नहीं खड़े थे, टॉलस्टॉय के खड़े हैं, शाबाश बेटे, कार्ल मार्क के खड़े हैं, प्लेटो के खड़े हैं, रसल के खड़े हैं। सिर्फ एक ही क्लास के बच्चे रोमिंग कर रहे थे और उन्हीं के हाथ नहीं खड़े हुए। वेरी सैड। तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए था। अब हम आगे बढ़ेंगे।
शाबाश। लेट्स मूव टू द सेकंड पिक्चर। देखो क्या देख रहा है टीचर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। क्या लिखा है टीचर ने? यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांटेक्ट। टीचर ये बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब है यहाँ पर ये सॉलिड्स में भी एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड्स में भी एग्जिस्ट करेगी फ्रिक्शनल फोर्स, और गैसेस में भी एग्जिस्ट करेगी, एयर में भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, सारी स्टेट्स ऑफ मैटर में। और कांटेक्ट लिख दिया, देखो कितना मोटा करके लिखा टीचर ने। साफ बताता है, इफ देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, देयर इज नो कांटेक्ट, देन फ्रिक्शनल फोर्स ड्रॉप्स टू 0 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स एकदम से 0 पे आ जाए। अब देखो टीचर इसमें क्या दिखाता है, देखो टीचर कह रहा है, ध्यान से सुनना, चाहे सॉलिड चीज हो, ये बॉक्स पड़ा है, चाहे ऊपर से बारिश की बूंद गिर रही हो, लिक्विड आ रहा है हवा के अंदर, तो लिक्विड और एयर में फ्रिक्शन होगी यहाँ, और एक बॉक्स को धक्का मारा जा रहा है, नीचे सरफेस है, दोनों सॉलिड्स में भी फ्रिक्शन होगी। और ये देखो मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट पंप से ये एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ रही, जब ये गैसेस हवा में से प्रेशर से गुजरेंगी तो गैस और हवा में भी फ्रिक्शन होगी। तो इसीलिए टीचर ने बोला, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसियस हो, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फेज ऑफ द मटेरियल। ऑब्जेक्ट कौन सा है, सॉलिड है कि लिक्विड है, भूल जाओ उसको, फ्रिक्शन सारी जगह होती है, चाहे गैसेस हो चाहे। ये टीचर ने इसमें बताया, क्योंकि ये सारी फेजेस ऑफ सबस्टांस में आ गई है, इसकी स्कोप कहाँ है, सभी में, इसलिए वर्ड क्या उठा लिया इन्होंने, यूनिवर्सल। दूसरी बात, अब ये फ्रिक्शन होती क्यों है, ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन होती क्यों है, ध्यान से सुनना बच्चे, ये वाली बात। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने टेबल पे रख दिया, तो बच्चे से पूछता हूं, बेटे टेबल या बॉक्स आपस में अच्छी तरह से टच कर रहे हैं, बिल्कुल स्मूथली सारी जगह पर? बच्चा कहता है यस सर, सारी जगह पर बॉक्स टेबल को टच कर रहे हैं, ऐसा बच्चा बोलता है। लेकिन जब इसके इतने वाले सरफेस का माइक्रोस्कोप के ऊपर मैग्नीफाइड व्यू दिखा, मैग्नीफाइड व्यू, तब वो ऐसे दिखा, ऊपर वाला बॉक्सा और नीचे वाले बॉक्सा दोनों आपस में जिगजैग होते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, उनके जो तीखे किनारे होते हैं जिगजैग उबड़ खाबड़ सरफेस की वजह से वो एक दूसरे में फंस जाते हैं। और साइंस की लैंग्वेज में जहां जहां पर वो फंसे हुए होते हैं, अटक लगाते हैं एक दूसरे के स्लाइडिंग मोशन को, उनको साइंस की लैंग्वेज में हम बोलते हैं, ध्यान से सुनो, इंटरलॉकिंग पॉइंट्स। व्हाट वी कॉल इट, इंटरलॉकिंग पॉइंट्स। और इसका एक नाम और भी याद रखना है, कोल्ड वेल्ड, कोल्ड वेल्ड पॉइंट्स। ये साइंस की टर्मिनोलॉजी है बेटा, इसको बोलना नहीं है आपने, वरना पेपर नहीं दे सकोगे। ये जहां से खुरदरे सरफेस होते हैं वहां पर एक दूसरे में खूब जाते हैं, अटक लगाते हैं, और जहां से ये अटक लगाते हैं ताकि एक दूसरे का स्लाइडिंग मोशन रोक सके, उनको बोलते हैं इंटरलॉकिंग पॉइंट। देखो लॉक वर्ड से उठाया, कोल्ड बेल्ट यानी बिना गर्म कर रही, जैसे ये बेल्ट होगी, तो जब एक चीज को दूसरे के ऊपर धकेलते हैं हम, तो इन कोल्ड बेल्ट्स को तोड़ना पड़ता है, तभी हमारा बॉडी मूव करता है। ये कोल्ड बेल्ट की जो प्रेजेंस है ना, और इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की जो प्रेजेंस है, इसी की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो प्रेजेंस ऑफ द इंटरलॉकिंग पॉइंट्स ड्यू टू नॉन स्मूथनेस ऑफ टू surfaces in touch is the cause of existence of friction force। देखो, और जितने ये इंटरलॉकिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, नंबर वन, जितनी एक इंटरलॉकिंग पॉइंट की शक्ति ज्यादा होगी, ताकत ज्यादा होगी, नंबर टू, उतनी ही फ्रिक्शन ज्यादा होगी। फिर से सुन लो, इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की गिनती ज्यादा हो, प्लस
इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की गिनती ज्यादा हो, प्लस एक इंटरलॉकिंग पॉइंट जितना स्ट्रांग होगा, जितना स्ट्रांग होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, जितने इंटरलॉकिंग पॉइंट ज्यादा होंगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा। अब ये इधर देखो, काउंटर इंट्यूटिवली द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो समझाने लगा हूं ध्यान से सुन। कोई बच्चा कहता सर आप ना एक टेबल ले लो, उसके ऊपर आप ईंट को ऐसे खड़ी कर दो, ईंट, टेबल के ऊपर ईंट को वर्टिकली खड़ा कर दिया, और टेबल के ऊपर आप इसी ईंट को हॉरिजॉन्टली खड़ा कर दो। तो मैंने कहा अच्छा बेटे, पहले वाले केस को 1 कहते हैं, दूसरे वाले केस को 2 बोलते हैं। फिर मैंने उससे पूछा दोनों में से किस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगी। 90% बच्चों ने बोला सेकंड केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगी। मैंने पूछा क्यों? कहते सर ज्यादा सरफेस टच करेगा ना तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंटरलॉकिंग पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल गलत, इंटरलॉकिंग पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि जब हमने इसको ऐसे ईंट को लिटा दिया तो एरिया भी तो बढ़ गया। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। तो जब एरिया बढ़ गया तो ईंट का ऊपर से दबाव कम हो गया, क्योंकि फोर्स का मतलब यहां पर ईंट का भार है, भार। ईंट को चाहे वर्टिकल रख दो चाहे हॉरिजॉन्टल रख दो तो भार तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब है जब मैं ईंट को लिटा दूंगा तो इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की गिनती जरूर बढ़ जाएगी, पर एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो गया। एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो गया तो एक इंटरलॉकिंग पॉइंट की शक्ति कम होगी, कमजोर होगी। दूसरी तरफ अगर ईंट वर्टिकली खड़ी है तो एरिया बहुत कम है जो टेबल के साथ टच में आ रहा है, तो एरिया कम होने से यहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट केस में। यहां पर इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की शक्ति ज्यादा है पर उनकी गिनती कम है, इसलिए दोनों ही केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स बराबर रहेगा। याद रखना, दोनों ही केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा बराबर रहेगा। कोई बच्चा बोले सर फर्स्ट केस में क्या चीज ज्यादा है? किसी एक इंटरलॉकिंग पॉइंट की ताकत ज्यादा है। सर सेकंड में क्या ज्यादा है? नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग पॉइंट्स ज्यादा है। कोई बच्चा बोले सर इनमें बताना कम क्या चीज है? तो पहले वाले केस में जब ईंट वर्टिकली खड़ी करी है तो इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की गिनती कम है। सेकंड में इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की काउंटिंग ज्यादा है, उनका नंबर ज्यादा। तो दोनों ही केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे निकलता है फ्रिक्शनल फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ वन इंटरलॉकिंग पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग पॉइंट्स। ओके, तो जब इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों केसेस में बराबर आता है। इस तरह से ईंट को आप किसी भी पोस्चर में खड़े कर दो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी कॉर्नर पे खड़ा कर दो, सारे केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स सेम निकलेगा। जिन बच्चों को ये 3 पॉइंट समझ आ गए हैं प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, प्लीज रेज योर हैंड, गिव द फीडबैक, गिव द फीडबैक, प्लीज रेज योर हैंड। प्लेटो, प्लेटो सेक्शन। तो मैं बताना चाहूंगा टॉल्स्टॉय को बहुत अच्छे से समझ आ गया, प्लेटो को समझ आ गया, रसल को समझ आ गया, कार्ल मार्क्स को समझ आ गया, लेकिन वाल्टर के बच्चे लेक्चर सुन ही नहीं रहे। ओके, सिर्फ एक सेक्शन है और मैं टीचर को बोलूंगा कि बच्चे इधर उधर ध्यान ना दें, मेरी हेल्प करें। वाल्टर के बच्चे नहीं सुन रहे लेक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो इसमें क्या कह रहा है टीचर, गौर से देखना बेटे। यहां इस डायग्राम में ध्यान से सुनना, कैपिटल एफ को मैंने फ्रिक्शनल फोर्स बोला है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और पी को क्या बोला है? पी को अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ओके, ध्यान से सुना। फर्स्ट वाले केस में इस बॉक्स को खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है बेटे, तो ये हो गया पुलिंग फोर्स। देखो लिखा भी है टीचर ने, पुलिंग फोर्स।
तो जब हम इसको खींचेंगे तो पुलिंग फोर्स उधर को होएगा, तो इस बॉक्स के सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी राइट साइड को जाएंगे, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये टीचर ने आपको समझाया। और ये जो W लिखा हुआ है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट बोलते हैं इसको, और वेट को कैलकुलेट करने के लिए सभी बच्चे याद रखेंगे, बॉडी का मास ले लो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो। कोई बच्चे कहते हैं सर मास को की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जो आप लिख रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी लेनी है बेटे, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8। सर मास कैसे याद रखेंगे, मास आपको पेपर में दिया होगा, 5 kg, 6 kg, 7 kg। मान लीजिए ये मैंने मास आपको दे दिया 10 kg, तो मैं अगर आपसे पेपर में पूछूं वेट कितना है, अगर मास 10 kg हो तो सभी बच्चे बोलेंगे सर 10 × 9.8। मैंने कहा कौन सा फार्मूला लगाया बेटे, बच्चा बोलेगा सर वेट इज इक्वल टू mg का लगाया है, मास को 10 kg, ग्रेविटी को 9.8, और जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो 98 न्यूटन आ गया। न्यूटन। सर न्यूटन क्यों लिखा है, क्योंकि वेट को न्यूटन में ही मापा जाते हैं। सर लेकिन जब हम दुकानों से सामान खरीद के लेकर आते हैं, वहां तो हम उनको बोलते हैं 1 किलो बर्फी दे दो, 1 किलो जलेबी दे दो, वहां तो हम किलो बोलते हैं। वो गलत प्रथा बनी हुई है। वेट को साइंटिस्टों की नजर में न्यूटन से ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। मास की यूनिट किलोग्राम, वेट की यूनिट न्यूटन, हमेशा याद रखना, और मैं पेपर में पूछता हूँ ये पता। अगला पॉइंट, अब देखो बच्चे, सिनेरियो बी, इसके अंदर क्या बता रहा है टीचर, टीचर ये कह रहा है कि P स्टैंड्स फॉर पुलिंग फोर्स। जैसे ही पुलिंग फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आ गया, और फ्रिक्शनल फोर्स जब पिक्चर में आता है, आपको पता है अगर मैं इतना माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं तो इंटरलॉकिंग पॉइंट आ जाते हैं बॉक्स के, और नीचे जो टेबल है दोनों में कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरलॉकिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, कोल्ड बेल्ट हो जाएंगे। तो इन कोल्ड बेल्ट की वजह से एक सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में अटक लगती है, एक सरफेस को दूसरे के ऊपर, उस अटक का नाम दिया हुआ है रेजिस्टेंस। तो आप कहोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स विच इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग पॉइंट्स काज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, काज रेजिस्टेंस, इट अवॉइड्स द फ्री स्लिपिंग ऑफ वन सरफेस ओवर द अदर। अब देखो तीसरा पॉइंट, वर्टिकली लिफ्ट। वर्टिकल लिफ्ट में क्या होगा, ध्यान से सुना, जैसे ही मैं इस बॉक्स को ऊपर को उठा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेटो के बच्चे अपना कैमरा ऑन करें, स्टिल हो गया बेटे, अगर मैं वर्टिकली फोर्स ऊपर को लगा दूंगा तो यहां पर बॉक्स और सरफेस के बीच में एयर गैप आ जाएगा, देखो ऐसे, बॉक्स और नीचे सरफेस दोनों आपस में टच नहीं कर रहे, कांटेक्ट खत्म हो गया। तो अगर कोई बच्चा बोले सर जब तक कांटेक्ट है तब तक तो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा ना, यस तब तक रहेगा, और जैसे ही मैंने इसको जमीन से ऊपर उठाया बॉक्स को, देयर इज ए नो कांटेक्ट, और फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है, जब तक कांटेक्ट जिंदा रहेगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी। जैसे ही यहां पर एयर गैप हो गया, कांटेक्ट आ गया, तो कांटेक्ट के आते ही फ्रिक्शनल फोर्स ड्रॉप्स टू 0 न्यूटन। जिन बच्चों को ये तीनों पॉइंट समझ आ गए हैं वो बच्चे प्लीज रेज योर हैंड एंड गिव द रेस्पॉन्स। शाबाश, जिनको ये पॉइंट समझ आ गए हैं अलग अलग से, शाबाश। देखते हैं कौन से बच्चों को सबसे ज्यादा समझ आया। टॉल्स्टॉय, मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गया। कार्ल मैक्सिमम को समझ आ गया। रसल, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। प्लेटो के बच्चों का कैमरा स्टिल हो चुका है। वाल्टर के बच्चे लेक्चर नहीं सुन रहे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये बनाया टीचर ने ग्राफ। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है।
ध्यान से सुनना बेटे, देखो कितना सारे पॉइंट है इस ग्राफ में। अगर आपने मेरी बात नहीं समझी तो आपको ये नहीं समझ आए। इसको समझने के लिए हम साइड पे एक सिचुएशन बनाते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने एक सरफेस ले लिया, उसके ऊपर गॉडरेज की अलमीरा खड़ी कर दी, गॉडरेज की अलमीरा, व्हाट इट, गॉडरेज की अलमीरा। और यानी आप समझ सकते हो बहुत बड़ा कोई ब्लॉक है, और अब इस अलमीरा को पुश करना चाहते हैं, इस सरफेस के ऊपर इस अलमीरा को पुश करना चाहते हैं। तो कौन पुश करेगा? मान लीजिए, देखो सारे सेक्शन ध्यान से सुन रहे हैं, वाल्टर के बच्चे नहीं सुन रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, वाल्टर में जो भी टीचर ड्यूटी दे रहे हैं वो बच्चों को प्लीज अटेंटिव करें। एक भी बच्चा स्क्रीन की तरफ देख ही नहीं रहा, कॉपियों की तरफ देख रहे, जरूर किसी और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ये बॉक्स है, इसको पुश करना है बच्चे हमें, शाबाश। तो पहले हम कैसे पुश करेंगे? पहले हम पुश करते हैं, ऐसे करते हैं, एक छोटे बच्चे को इसमें करते हैं कि आप इसको पुश करो। मान लीजिए मैंने इस बॉक्स को पुश करने के लिए 5 ईयर ओल्ड बच्चे को लगा दिया, 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, जो नर्सरी में पढ़ते हैं आपके स्कूल में। तो वो बच्चा जोर लगाएगा तो अलमारी तो मूव नहीं करेगी। लेकिन क्या अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया उस बच्चे ने? लगाया है। बॉक्स मूव करा? नहीं करा। अगर बॉक्स ना भी मूव करे पर अप्लाइड फोर्स लगाया जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग जाता है, क्योंकि टीचर ने बोला था जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा। और इसी को टीचर ने बोला था सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग, खुद को उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा कर लेता है जितना जितना अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो। देखो अब ग्राफ में देखो, नीचे मैंने कैपिटल एफ लिखा, अप्लाइड फोर्स, और वर्टिकल एक्सिस में स्मॉल एफ लिखा, फ्रिक्शनल फोर्स। जब अप्लाइड फोर्स ना लगाए, ये बच्चा भी जोर ना लगाए, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो होगा, दोनों जीरो में। इसीलिए ये ग्राफ यहाँ टच करा ओरिजिन पे। ओरिजिन पे आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस दोनों 0,0 होते हैं। जैसे ही अप्लाइड फोर्स लगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा। मान लो बच्चे ने इतना जोर लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इतना आ गया, दोनों को हमने टच करा तो ये पॉइंट आ गया। यहां से हमारे पास ग्राफ का एक पॉइंट आ गया, इनको जोड़ेंगे तो ग्राफ बन। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। अब हम क्या करते हैं, इस बच्चे की मदद के लिए एक बड़े बंदे को लगाते हैं। मान लो इसके मम्मा को बोल दिया कि आप इस बच्चे की हेल्प करो, ठीक है? तो मम्मा भी इस बच्चे की हेल्प करने लग गए, राइट? तो हमने क्या देखा, मम्मा और बच्चे का जो जोर लगा है उनसे भी अलमारी हिल नहीं रही दोनों से, क्योंकि अलमारी में सामान बहुत बड़ा पड़ा है। तो इसका मतलब है पहले के मुकाबले अप्लाइड फोर्स तो ज्यादा लग गया। देखो यहां तक ले लेते हैं, चलो अप्लाइड फोर्स तो लग गया, इसको ऐसे ग्राफ से टच करो, और इधर से फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा हो गया। अगर अप्लाइड फोर्स इतना ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इतना हो, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। अब ये हिल ही नहीं रहा, तो दोनों ने क्या बोला, इसके इनका फैमिली मेंबर, इनके पापा ड्राइंग रूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने बोला आप थोड़ी देर के लिए अखबार छोड़ो, अलमारी को पुश करो। आप सभी को पता है जेंट्स में थोड़ी ज्यादा पावर होती है, तो उन्होंने बोला इन दोनों को हटा दिया और उसकी जगह खुद ही अकेले अलमारी को पुश करने लगी। तो जैसे इनके पापा ने इस अलमारी को हिलाया तो बेटे ये अलमारी मूव कर गई। तो मूव कर गई तो यहां पर पहुंच जाओ, देखो ये बिल्कुल स्टिल पॉइंट। जैसे उसके पापा का एक मैक्सिमम फोर्स मांगती है अलमारी, इतना अप्लाइड फोर्स मांगती है, तो इतना उसके पापा ने फोर्स लगाया, तो फिर अप्लाइड फोर्स भी बढ़ गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया, सॉरी, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इतना हो गया। तो इस पॉइंट तक जैसे ही उसके पापा ने जोर लगाया तो ये अलमारी मोशन में आ गई। अब ध्यान से सुना, जितनी देर अलमारी खड़ी रही ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक,
उसमें से ये फ्रिक्शन का कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे ये वैल्यू, चाहे ये वैल्यू, चाहे ये वैल्यू, चाहे ये वैल्यू, चाहे जितनी देर तक अलमारी खड़ी रही, उसमें से किसी भी फ्रिक्शन की वैल्यू को आप बोलते हो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक वर्ड याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक का मतलब ही ये होता है स्टेशनरी, एट रेस्ट। उसके बाद इसके पापा ने नोट करा कि जब एक बार अलमारी स्लिप होना शुरू होगी तब मेरे को कम जोर लगाना पड़ता है। यानी जब अलमारी मूव करने लगी, खिसकने लगी, तब उसके पापा को कम जोर लगाना पड़ा। ये देखो, तो जब कम जोर लगाना पड़ा तो अब तो उसका ये क्या फ्रिक्शनल फोर्स का लेवल गिर गया। देखो यहां से यहां गिर गया, देखो यहां से यहां गिर गया इतना। तो ये वाला वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है जब बॉडी मोशन में आ जाए। और जब बॉडी मोशन में आ जाए उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स का क्या लेवल है, ये वाला एफ डैश कह देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और बताना चाहूंगा स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। और बताना चाहूंगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। डायनामिक, तो यानी कि अप्लाइड फोर्स के द्वारा जब बॉडी गतिशील हो जाए, मोशन में आ जाए, तब जो फ्रिक्शन होगी वो थोड़ी सी कम होगी फ्रिक्शन, और उसका नाम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। और जब तक बॉडी खड़ी रहेगी तब तक उसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। और एक लास्ट बात, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है जहां पर ग्राफ सबसे ऊंचे गया, ए पॉइंट पर। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्टैटिक की मैक्सिमम, अकेली उस वैल्यू को एक खास नाम दिया गया है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग, किसी चीज का बढ़ते 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 एक हद तक पहुंच जाना। हद की इंग्लिश क्या होती है, लिमिट। हम कहते हैं यार टॉलरेट करने की भी कोई हद होती है, अगर इसके बाद तुम बोले ना तो आई विल गिव यू ए स्लैप। यानी कि आप जो तो पिंचिंग वर्ड में मेरे लिए बोल रहे हैं ना, मैं उसको इस लिमिट के बाद सह नहीं सकता, अदरवाइज आई विल बस्ट अपॉन यू। ठीक है, इसी तरह से स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक मैक्सिमम हद तक पहुंची। जब इसकी मैक्सिमम हद तक पहुंची है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो साइंटिस्टों ने इसको एक नाम दे दिया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये देखो टीचर ने लिखा भी हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस तरह से मैंने आपको ये ग्राफ समझाया। अब जो मैंने रेड कलर से लिखा है उसको मैं हटा के दिखाता हूं असली ग्राफ क्या था, ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। ये ओ पॉइंट से लेकर, लेट मी टेल यू, ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, अकेले ए पॉइंट की फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और फिर इसके बाद जब बॉडी चलने लगी ए से लेकर सी तक, ये सारी, इसको या तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, या एक नाम और भी है इसका, डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। जो जो साइंटिस्टों ने नाम रखे हैं मैंने आपको बता दिए। आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते सर इसके तीन तीन नाम क्यों रखे हैं, वो उनको पता है साइंटिस्टों को क्यों रखे हैं उन्होंने तीन। मेरे को तो ये पता कि इन तीनों को ये कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब जिनको ये लेक्चर, ये वाला ग्राफ सारा समझ आ गया, कौन सा ग्राफ, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, जिनको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, अगर समझ आ गया। शाबाश शाबाश, देखो, वेरी गुड। इस बार वाल्टर के बच्चों ने ध्यान से सुना भाई आज, और ये सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स वाल्टर का, सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स है इस बार वाल्टर का। इस बार एक सेक्शन ने कमजोर सुना है, रसल के बच्चों को शाबाश, प्लेटो को शाबाश, वाल्टर को शाबाश, काल्मर को शाबाश, लेके टोल्स्टॉय के बच्चों को इस बार शाबाश नहीं है, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स नहीं है। शाबाश बेटे। इस तरह से हमने ये भी लेक्चर पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास।
ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाई। सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैं आपको समझा चुका हूँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल ये बता दिया सब कुछ। हाँ, एक चीज इसमें अलग से लिखी हुई है ऑरेंज कलर से, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान से सुनो, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन शो कर रही है तो इसके मोशन करने के दो तरीके हैं। एक तो ऐसे है, ये स्लिप करते हुए जा रही है आगे। लेकिन अगर ये चीज गोल होती यानी, ओहो, सिग्नल मैं बुलाना पड़ा। एक तो यादव को भेजो, उसकी ड्यूटी बनती है यहाँ बैठ के। देखो भाई, सिग्नल सिग्नल क्या चक्कर।